Hello students, chapter 10 S block elements. Today we learn the anomalous behavior of beryllium. Beryllium, the first member of the group second, shows the anomalous behavior as compared to the other members of this group. It shows the anomalous behavior due to the small size. उसका साइज कैसा है? छोटा है, आकार छोटा है, and thus does not compare well with other members of this group. And because of high ionization energy or enthalpy, then absence of d orbital, it forms covalent compound, and these are the anomalous properties. Beryllium has exceptionally small atomic and ionic size and does not compare well with other members of this group. And because of high ionization enthalpy and small size, it forms compounds which are largely covalent and get easily hydrolyzed. यानी कि बेरिलियम का परमाणुीय और आयनिक आकार असाधारण रूप से छोटा होता है और जिसकी तुलना वर्ग 2 के अन्य तत्वों से नहीं की जा सकती। उच्च आयनन विभव के कारण, लघु परमाणु आकार के कारण बेरिलियम के यौगिक अधिक मात्रा में सहसंयोजी होते हैं और वे आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। साथ ही बेरिलियम की उप सहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से अधिक नहीं होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके संयोजी कोश में केवल 4 कक्षक होते हैं और वर्ग के अन्य सदस्यों की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? 6 होती है, क्योंकि उसमें डी कक्षकों का भी उपयोग होता है। अन्य सदस्यों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के विपरीत बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का स्वभाव एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी होता है। इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स और एम्फोटेरिक कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा एनोमलस प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। अब हम देखते हैं बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है। तो बेरिलियम शोज द डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। द आयोनिक रेडियस ऑफ B+2 is estimated to be 31 parameter. The charge radius ratio is nearly the same as that of the Al+3 ion. यानी कि एल्यूमिनियम बेरिलियम B+2 का जो अनुमानित आयनिक त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 31 पैरामीटर, और इसका आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो Al+3 आयन के लगभग समान होता है। अतः बेरिलियम कुछ मामलों में एल्यूमिनियम के साथ समानता दर्शाता है। तब कौन सी समानता होती है वो देखते हैं हम। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड by acids because of the presence of an oxide film on the surface of metal. यानी कि एल्यूमिनियम के समान बेरिलियम शीघ्रता से अम्लों से प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि धातु की सतह के ऊपर ऑक्साइड की क्या होती है? एक परत चढ़ी हुई रहती है। दूसरा बिंदु इसका देखते हैं कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव अ बेरिलिएट आयन। तो बेरिलिएट आयन कौन सा बनाता है? ये BeOH4 -2। जस्ट एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनेट आयन, तो इसी तरह से एल्यूमिनेट आयन कौन सा बनता है? AlOH4 -1। The chlorides of both beryllium and aluminum have Cl-1 bridged chloride structure in vapor phase। यानी कि बेरिलियम की उपसहसंयोजी संख्या 4 होती है। साथ ही बेरिलियम एल्यूमिनियम क्लोराइड वाष्प प्रावस्था में संतुबंधित यानी कि ब्रिज
क्लोराइड का निर्माण करते हैं और दोनों ही क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं एवं प्रबल लुईस अम्ल होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रबल लुईस अम्ल होते हैं। इनका उपयोग फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो BeCl3 की तरह ये क्या बनाता है? AlCl3। तो निर्जल AlCl3 का उपयोग हम कहाँ करते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में करते हैं। तो ये हमारी समानता हुई। और एक समानता देखते हैं कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन जटिल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। सो the beryllium and aluminum ions have strong tendency to form a complex। complex कौन से बनाते हैं? तो BF4 minus 2 और AlF6 minus 3। तो इस तरह के क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस तरह की समानता होने के कारण हम कह सकते हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो टॉपिक है सब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिकों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, हिंदी में उसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना, और जिसका फॉर्मूला होता है CaO। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कॉमर्शियल स्केल बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन अ रोटेटरी क्लाइन 1070 to 1270 केल्विन। यानी कि इसका बड़े पैमाने पर जब उत्पादन करना होता है तो रोटेटरी क्लेन यानी कि उसकी ध्रुणित यानी घूमने वाली भट्टी में चूने के पत्थर यानी CaCO3 को गर्म किया जाता है। तो CaCO3 इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस 170 to 1270 केल्विन। तो इसमें से बनता है CaO प्लस CO2। CO2 को अभिक्रिया से शीघ्र हटाते रहते हैं ताकि अभिक्रिया अग्र दिशा में ही होती रहे और कैल्शियम ऑक्साइड बनता रहे। तो ये हम बना हुआ कैल्शियम, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम क्या करते हैं? समय समय पे हटाते रहते हैं ताकि ये अभिक्रिया उल्टी दिशा में हो करके ये ना बने, CaCO3 ना बने। CO2 को हटाने का यही एक कारण है। चलिए अब कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यह एक श्वेत अक्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ वाइट एमोर्फस सॉलिड। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट 2870 केल्विन। ये क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, यानी कि इसका गलनांक 2870 केल्विन होता है। वायुमंडल में इसे खुला छोड़ने पर यह वायुमंडल से नमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लाता है। तो यदि हम इसको खुला छोड़ें तो वायुमंडल से CaO नमी तो H2O गेन करता है, तो ये क्या बना देता है? CaOH ट्वाइस। इसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है तो ये क्या बनाता है? CaCO3। The addition of limited amount of water breaks the lump of lime and this process is called slacking of lime। यानी कि सीमित मात्रा में जल मिलाने पर चूने के पिंडक टूट जाते हैं और इस प्रक्रम को कहते हैं चूना बुझाने की प्रक्रिया। और चूना बुझाना यानी क्या? स्लैकिंग ऑफ लाइम। बिना बुझा चूने को जब सोडा द्वारा बुझाया जाता है तब सोडा लाइम प्राप्त होता है। यह क्षारीय ऑक्साइड होने के कारण उच्च ताप अम्लीय ऑक्साइडों से संयोग करता है। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम ये हो गया। क्विक लाइम स्लैक्ड विथ सोडा गिव्स सॉलिड
soda lime, and being a basic oxide, it combined with acidic oxide at high temperature. तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का संयोग हम करवाते हैं SiO2, तो ये क्या बनाता है CaSiO3, और कैल्शियम ऑक्साइड का संयोग P4O10 से करवाए तो Ca3PO4 ट्वाइस, ये बनता है। चलिए अब इसका यूज़ क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली, यानी कि सीमेंट के निर्माण के लिए यह प्राथमिक पदार्थ के रूप में तथा क्षारक के सबसे सस्ते रूप में प्रयुक्त होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग होता है। साथ ही इट इज़ एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ्स, यानी कि शर्करा के शुद्धिकरण में एवं रंजकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी शॉर्ट नोट पूरी होती है कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम में पूछी जाती है तो इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस सभी लिखना होते हैं हमें। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम स्लैकलाइन। स्लैकलाइन यानी कि बुझा हुआ, बुझा चुना। तो बुझा चुना की बात करें हम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विकलाइम। क्विकलाइम में पानी को ऐड करके हम बुझा हुआ चूना प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे, तो CaO plus H2O gives CaOH ट्वाइस। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ अ वाइट एमोर्फस पाउडर, इट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सफ़ेद कलर का श्वेत अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है और इसको हम क्या करते हैं, जब इट इज़ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये जब जल में विलय करते हैं तो जल में ये अल्प विलय होता है। इसके जलीय विलयन यानी चूने का पानी, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर कहते हैं इसको। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब कैल्शियम कार्बोनेट के विचरण के कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो लाइम वाटर यानी CaOH ट्वाइस में जब हम CO2 प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, CaCO3 plus H2O बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में प्रवाहित करने पर अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट जल में विलय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। और अधिक मात्रा में हम CO2 प्रवाहित करते जाएं तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो CaCO3 plus CO2 plus H2O gives CaHCO3 ट्वाइस। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, प्रवाहित होकर के कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर हाइपोक्लोराइट बना लेता है, जो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो चूने का पानी CaOH ट्वाइस plus Cl2 gives CaCl2 plus CaOCl ट्वाइस plus 2H2। बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, यहाँ पे भी 2 लगाना होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये हमारा
ब्लीचिंग पाउडर माना जाएगा। चलिए इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग की बात करें हम तो ये इसके नीचे हम लिख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार अ बिल्डिंग मटेरियल। सबसे पहले बार इसमें इसका जो चूने का जो लेप होता है, कोटिंग जो लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टार। तो मोर्टार के रूप में भवन निर्माण में इसका उपयोग होता है। साथ ही इट इज यूज्ड इन द वाइट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। तो रोगाणुनाशी प्रकृति के कारण यह सफेदी के रूप में पेंट करने में काम में आता है। साथ ही इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, इन टेनिंग इंडस्ट्री, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। कांच के उत्पादन में, चर्म उद्योग में, विरंजक चूर्ण के उत्पादन में और शर्करा के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब हमारा रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें CaCO3। तो प्रकृति में कई रूपों में चूना, पत्थर, खड़िया, चौक, मार्बल आदि के रूप में चूना पाया जाता है। और बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर इसे बनाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन द नेचर इन सेवरल फॉर्म्स। तो ये अलग अलग रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। कौन कौन से प्रकृति में रूप में पाया जाता है? तो लाइमस्टोन, चौक, मार्बल आदि। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लैक लाइम और बाय द एडिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। CaCl2 में अब यदि हम सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 मिलाएं तो भी इसमें से हम CaCO3 प्राप्त कर सकते हैं, साथ में NaCl बनता है। Excess of carbon dioxide should be avoided since this leads to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate। तो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता से बचना चाहिए, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता से जल में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के चांसेस रहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें हम तो कैल्शियम कार्बोनेट एक इज अ वाइट फ्लफी पाउडर, यानी कि एक रवेदार पाउडर होता है। साथ ही इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, वो जल में अधिकतर अविलय होता है। व्हेन हीटेड टू 1200 केल्विन इट डिकम्पोजेज टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम इसको गर्म करते हैं CaCO3 को अप्रोक्सीमेटली 1200 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तित होता है। अब इसकी अभिक्रिया की बात करें, इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करें तो यह CO2 बनाता है। तो CaCO3 प्लस HCl क्या बनाएगा, CaCl2। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होंगे, प्लस H2O प्लस CO2। CaCO3 प्लस H2SO4 gives CaSO4 plus H2O plus CO2। यूजेस, इसके उपयोग क्या है? तो इट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम।
तो इसका उपयोग संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में होता है और बुझे हुए चूने के निर्माण में होता है। साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ लोहे जैसी धातुओं के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सो द कैल्शियम कार्बोनेट along with magnesium carbonate is used as a flux to extract the metal such as iron. Specially precipitate CaCO3 is extensively used in the manufacturing of high quality paper. तो विशेष रूप से CaCO3 का उपयोग जो होता है वो उच्च गुणवत्ता वाले कागज के निर्माण में होता है। साथ ही इसका उपयोग एंटासिड, माइल्ड abrasive in toothpaste, a constituent of chewing gum and a filter in cosmetics. तो इसका उपयोग एंटासिड के रूप में, टूथपेस्ट में, अपवर्धक के रूप में होता है। साथ ही च्युइंगम के संगठन में और सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके सारे क्या है, यूजेस हैं। चलिए इसके बाद में हमारा बचता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 हाफ H2O। इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट, इट इज अ हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O इज हीटेड एट 393 केल्विन। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं CaSO4 2H2O, तो इस वजह से बनता है 2 CaSO4 H2O प्लस 3H2O। अबाउट 393 केल्विन, इसको 393 केल्विन पे हम गर्म करते हैं। अबाउट 393 केल्विन नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म। इट इज नॉन एज डेड बर्न प्लास्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट रहता ही नहीं है और उसमें से क्या बन जाता है, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो 393 केल्विन से उच्च ताप पर क्रिस्टलीय जल नहीं बचता है, जो वाटर कंटेंट नहीं है उसमें नहीं रहता है, और शुष्क कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। जल के साथ जमने की इसकी विशेष प्रवृत्ति होती है और पर्याप्त मात्रा में जल मिलाने पर यह प्लास्टिक जैसा एक द्रव्य बनाता है जो 5 से 15 मिनट में जमकर कठोर हो जाता है। तो इस पानी की मात्रा मिलाने पर यह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो भवन निर्माण में होता है, साथ ही टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में होता है, और इसका उपयोग दंत चिकित्सा, अलंकरण कार्य, मूर्तियाँ और अर्थ प्रतिमाओं को बनाने में किया जाता है। तो इट इज यूज्ड इन द बिल्डिंग मटेरियल and building industry as well as plasters. It is used for immobilizing the affected part of organ when there is a bone fracture. It is also employed in the dentistry in making casts of statues and busts. तो स्टेचू के जो कास्टिंग होती है वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए लास्ट टॉपिक है इसका हमारा सीमेंट। Cement is an important building material and it was first introduced in England in 1824 by Joseph Aspdin। जोसेफ एस्पेडिन ने 1824 में इसका निर्माण किया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज इट रिसेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन क्वारीड इन द
आइसले ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड। तो सीमेंट जो है एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण की सामग्री है और इसका उपयोग सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूने के पत्थर को मिलता जुलता है। तो यह एक ऐसा उत्पाद है जो चूने से के अधिक्य वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड को अन्य पदार्थ मिट्टी जिसमें सिलिका, SiO2, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं जो मिलकर बनाया जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो प्रतिशत होता है वो हम देखें तो पोर्टलैंड सीमेंट आर डाइकैल्शियम सिलिकेट यानी कि Ca2 SiO4 ये होता है 26%। फिर ट्राइकैल्शियम Ca3 SiO5 ये होता है 51%। एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट यानी Ca3Al2O6 ये होता है 11%। तो इस तरह से इनका प्रतिशत होता है। सेटिंग कैसे होती है इसकी, तो सेटिंग ऑफ इसका सीमेंट का जमना। तो व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर द सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस टू गिव अ हार्ड मास एंड दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स of the constituents and their rearrangement. The purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting of the cement so that it gets sufficiently hardened. यानी कि जब सीमेंट जल में सीमेंट को मिलाया जाता है तो वह जमकर कठोर हो जाती है और इसका कारण है कि घटकों के अणुओं का जल योजन एवं पुनः व्यवस्थित होना है। जिप्सम मिलाने का कारण सीमेंट के जमने के प्रक्रम को धीमा करना है ताकि यह पूरी तरह से ठोस हो सके। इसका उपयोग देखें तो लोहा तथा स्टील के पश्चात सीमेंट ही एक ऐसा पदार्थ है कि किसी राष्ट्र की उपयोगी वस्तुओं की श्रेणी में इसे रखा जा सके। साथ ही इसका उपयोग कंक्रीट करने में और प्लास्टरिंग में, पुल निर्माण में, भवन निर्माण आदि में किया जाता है। अब सीमेंट के बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक वयस्क व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए, 25 ग्राम mg और एवं 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। जबकि लोहा मात्र कितना होता है, Fe 5 ग्राम होता है। तांबा, कॉपर 0.06 ग्राम होता है। मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 से 300 मिलीग्राम होती है, अनुमानित की गई है। समस्त एंजाइम जो फॉस्फेट के संचरण में एटीपी का उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम का उपयोग सहघटक के रूप में करते हैं। पौधों के प्रकाश अवशोषण के लिए मुख्य रंजक जो पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसमें भी क्या होता है, मैग्नीशियम Mg होता है। शरीर में कैल्शियम का 99% जो है वो दांतों और हड्डियों में होता है। यह अंतरतांत्रिकीय पेशीय कार्यप्रणाली और अंतरतांत्रिकीय प्रेषण, कोशिका झिल्ली अखंडता यानी सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी तथा रक्त स्कंदन यानी ब्लड कोएगुलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लाज्मा में कैल्शियम की सांद्रता लगभग प्लाज्मा में होती है 100 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। 2 हार्मोन कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड इसे बनाए रखते हैं। तो अपनी हड्डियां जो होती है, हड्डी अक्रिय तथा अपरिवर्तनशील पदार्थ नहीं है। ये किसी मनुष्य में लगभग 400 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से विलयित और निक्षेपित होती है। इसका सारा कैल्शियम प्लाज्मा में से ही गुजरता है। तो ये इसका जैविक इम्पोर्टेंस हो गया है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम दूसरा चैप्टर कल से शुरू करेंगे।